हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी क्यूब साइंस जोन में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं हम आपका हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के जो केमिस्ट्री का टॉपिक है उसके बारे में। तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर नंबर सेकेंड की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में, जो सेकेंड ईयर जो सिलेबस उसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कशन कर दिया है। उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। जो बीएससी सेकेंडरी केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग से हमारे चैनल पर बनी हुई है, उस पर आपको इसका सिलेबस का डिस्कशन मिल जाएगा। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख लेना, और यदि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी जाएगी, वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो हम आज बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर नंबर सेकेंड की, जिसमें यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगे, ठीक है। और तो हम बात कर रहे हैं चुंबकीय स्पेक्ट्रम के यूनिट नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं आज। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हम चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम एकदम फुल एंड इजी वे में हम पढ़ेंगे, फुल कोर्स करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, यूनिट वाइज चलेंगे और पेपर वाइज चलेंगे, ठीक है। तो हम स्पेक्ट्रम के बारे में देखते हैं, स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो पदार्थ के अणुओं द्वारा विभिन्न ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषण बंध प्राप्त होते हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या होता है, एक बार जरूर देखना। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, जो पदार्थ के अणु हैं उनके द्वारा क्या होता है, विभिन्न ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण होता है। अणुओं के द्वारा विभिन्न ऊर्जा के चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण होता है, ठीक है। चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप अवशोषण बंध प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम के अध्ययन से यौगिक और पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा के उपयोग से उसकी संरचना के बारे में एक निश्चित जानकारी प्राप्त हो जाती है। स्पेक्ट्रम की अहम इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि स्पेक्ट्रम की मात्र सूक्ष्म मात्रा से ही क्या होता है, जो पदार्थ है उसकी सूक्ष्म मात्रा से जो तरंग है या विकिरण है उसकी संरचना के बारे में संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। किससे, स्पेक्ट्रम से, ठीक है। स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक सूक्ष्म मात्रा से, मात्र पदार्थ के मात्र एक सूक्ष्म मात्रा से ही संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। स्पेक्ट्रम ये प्रक्रिया होती है, ठीक है। स्पेक्ट्रम के दौरान हम एक चीज़ के बारे में और पढ़ेंगे, जो है विकिरण के बारे में। जो चुंबकीय विकिरण होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण होती क्या है, तो देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय घटना है। आप भी जानते हैं कि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय घटना है, ठीक है, जिसमें एक किरण पुंज परस्पर दो लंबवत दो लाइन के मध्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से बना होता है, ठीक है। क्या होता है, प्रकाश एक किरण पुंज में गुजरता है। आपको पता है कि जब आसमान से प्रकाश पुंज नीचे आता है तो एक किरण पुंज में नीचे आता है, ठीक है। तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय घटना है, क्या है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय घटना है, ठीक है, जिसमें एक किरण क्या होती है, जो एक किरण पुंज होता है परस्पर दो लंबवत दो लाइनों के विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों से बना होता है। मैं आपको बताऊं तो देखना क्या बोल रहा है। जब प्रकाश, ये क्या है, प्रकाश है, प्रकाश से क्या आती है, किरण पुंज आता है, ठीक है। अब किरण पुंज आता है तो विद्युत चुंबकीय विकिरण तो क्या होती है, समांतर गतिमान होती है, ठीक है। ये समांतर गतिमान होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण गतिमान हो रही है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं चुंबकीय विकिरण भी हो रही है इसमें। तो चुंबकीय विकिरण क्या होती है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। आपको पता है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का चित्र है, ठीक है। इसमें ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, आई मीन 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो समझ गए क्या होती है, लंबवत होती हैं। तो देखना इसमें बात क्या कर रहा है अब, तो इसमें बात कर रहा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय घटना है, जिसमें एक किरण पुंज परस्पर दो लंबवत दो लाइन, एक तो हो जाएगा चुंबक का और एक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का, क्या होता है, दो लंबवत दो लाइन होते हैं, क्षेत्रों से बना होता है। मैंने आपको बताया था उसके अंदर किस प्रकार से 90 डिग्री कोण पर वो एक साथ गतिमान होते हैं और उनसे क्या बनती है, किरण पुंज बना हुआ होता है, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को ऊर्जा के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। अब हम बात करें विकिरण की। विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में हमने देखा कि होता क्या है। अब उसके प्रकार के बारे में देखें, उसके डिवाइडेशन के बारे में देखें कि इसको कितने प्रकार से बांटा गया है। मूल रूप से देखा जाए तो विद्युत विकिरणों को हम 6 भागों में बांटते हैं, ठीक है, 6 या 7 भागों में बांटते हैं।
जो मोस्टली जो आपके हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है ना, विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की ऊर्जा के आधार पर कई भागों में बांटा गया है, कई भागों में बांटा गया है। तो मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? मूलतः 6 भागों में बांटा गया है। एक्स किरण के और गामा किरण, अवरक्त और दृश्य, सूक्ष्म और रेडियो, ये क्या है? विकिरण है। किन के भाग हैं? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के। ठीक है, तो हम बात करेंगे, एक शॉर्ट और स्वीट डेफिनेशन है किसकी? विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की। वो क्या है? विकिरणों के तरंगदैर्ध्य, विकिरणों के तरंगदैर्ध्य के अनुसार एक क्रमबद्ध अवस्था होती है, विन्यास को ही क्या होते हैं? चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या होता है? विकिरणों के तरंगदैर्ध्य के अनुसार एक क्रमबद्ध अवस्था या विन्यास को ही चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, ये उससे थोड़ा इजी है, इजी वे रहेगा याद करने के लिए। अब हम बात करें तरंगों के ऊर्जाओं के क्रम के बारे में। ये तो बात सॉलिड है कि तरंगे होंगी, उनमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा भी होगी। ठीक है, तो उनकी ऊर्जाओं का क्रम क्या होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ऊर्जा में जो सबसे अधिक एनर्जी वाली किरणें कौन सी होती है? अंतरिक्ष किरणें होती हैं। ठीक है, आपको पता है कि आकाश के अंदर अनेक घटनाएं होती हैं, इसमें गैसें होती हैं, गैसों के कारण आयनित घटनाएं भी होंगी, तो वहाँ पर ऊर्जा होना संभावित बात है। ठीक है, तो अंतरिक्ष किरणें जो क्या होती है? अंतरिक्ष में पाई जाती हैं, यानी कि जो आसमान होता है उसके अंदर ये घटित होती हैं, अंतरिक्ष किरणें वहाँ पर उत्पन्न होती है। ठीक है, और आसमान के अंदर, वायुमंडल के अंदर क्या होता है? अनेक गैसों के मध्य आयनीकरण की घटनाएं होती रहती है, वहाँ से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो अंतरिक्ष किरणों के सबसे अधिक ऊर्जा होती है, फिर उससे कम होती है गामा किरणों की, फिर होती है एक्स किरणों की, और फिर जो सबसे कम होती है वो होती है रेडियो विकिरण। अब जो रेडियो विकिरण होती है उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। क्यों होती है? इसका कारण यह है कि रेडियो विकिरण होती है उसका यूज ओनली फॉर संचार में किया जाता है, यानी कि संदेश वाहक के यूज में किया जाता है। किसका? रेडियो विकिरण का। रेडियो विकिरण एक संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या सिग्नल को ट्रांसफर करने में काम आती है, न कि इसमें एनर्जी का कोई रूल नहीं होता। ठीक है, अब देखना स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का प्रत्येक क्षेत्र अणु या परमाणु की संरचना ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। हमने पीछे भी बताया था कि क्या होता है, एक पदार्थ के मात्र छोटी सी मात्रा से ही उसकी प्रत्येक संरचना के बारे में, उसके संपूर्ण गुणों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार क्या होता है कि स्पेक्ट्रम का प्रत्येक क्षेत्र, जो स्पेक्ट्रम होता है उसका प्रत्येक क्षेत्र अणु या परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए क्या होता है? प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का यूज हमेशा क्या होता है? अणु परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, जैसे अब जो यूजेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक जो तरंग है उसकी क्या क्या यूज है, उनमें क्या क्या स्कोपी बनते हैं, क्या क्या स्पेक्ट्रम बनते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करें रेडियो तरंग की, जो सबसे कम है उसके बारे सबसे पहले हम बात करेंगे। ठीक है, तो रेडियो तरंग क्या होती है? रेडियो तरंगों का उपयोग हम नाभिकीय स्पिन संक्रमण में किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय स्पिन संक्रमण में। ठीक है, न्यूक्लियर माइक्रो रे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। NMR क्या होता है? न्यूक्लियर नाभिक, M माइक्रो रेडियो और रे। ठीक है, रेडियो तरंगों के उपयोग में नाभिकीय स्पिन संक्रमण में किया जाता है और इससे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग अणुओं की रासायनिक संरचना और स्वरूपण विन्यास ज्ञात करने में किया जाता है। रेडियो तरंगों का यूज किस में किया जाता है? अणुओं की रासायनिक संरचना और स्वरूपण और विन्यास ज्ञात करने के अंदर किया जाता है। अब सेकंड तो बात करें हम, तो सेकंड बात आती है सूक्ष्म तरंगों की। ठीक है, तो सूक्ष्म तरंगे क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। सूक्ष्म तरंगे एक महीन कण होती है, एक महीन दृश्य कण होती है जो आराम से किसी वस्तु को भेज सकती है। ठीक है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर पारगमित हो सकती है। इसका उपयोग ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। ठीक है, इस तकनीक का उपयोग किस में करते हैं हम? जो फ्री रेडिकल होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, उनमें करते हैं, और उसकी मुक्त मूलक की पहचान करने में होते हैं, उसके गुणों का सुधार करने में किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर पर जो कंपन और घूर्णन के कारण जो विकिरण उत्पन्न होती है उनका उपयोग घूर्णन संक्रमण में IR किरणों का उपयोग किसके में किया जाता है? स्कोपी और उसके क्रियात्मक समूह की पहचान करने में। ठीक है, IR विकिरणों का उपयोग स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है और इसका उपयोग किस में किया जाता है? स्कोपी का उपयोग क्रियात्मक समूह की पहचान करने में किया जाता है। ठीक है, जो क्रियात्मक समूह होते हैं उसके पहचान करने के अंदर IR विकिरणों का उपयोग किया जाता है। जो फोर्थ नंबर पर बात आती है, पराबैंगनी विकिरण की। जो सूर्य से विकिरणें आती हैं वो कौन सी विकिरण होती हैं? पराबैंगनी विकिरण होती हैं। पराबैंगनी विकिरण और दृश्य विकिरण। हमें पता है कि जब अंधेरे कमरे में जब सूर्य के विकिरण को प्रवेश करा दिया जाए तो वहाँ पर प्रकाश पैदा होता है और प्रकाश से हमें
अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं, यानी कि दृश्य क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसलिए इन्हें दृश्य विकिरण भी कहा जाता है, क्योंकि इनसे ही हमें दृश्य क्षेत्र उत्पन्न होता है। दृश्य क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया था, दृश्य विकिरण पड़ गया था। और पराबैंगनी विकिरण आप जानते हैं, ओजोन परत वाली पराबैंगनी विकिरण और दृश्य विकिरण से अणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है उसके बारे में पता चलता है। पराबैंगनी विकिरण से क्या होता है, जो अणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक का संक्रमण होता है, जैसे एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं या संक्रमण करते हैं, तो उसके बारे में यह जानकारी कौन देता है, दृश्य विकिरण देती हैं। और यह प्रक्रिया हमें क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया पराबैंगनी व दृश्य स्पेक्ट्रमस्कोपी कहलाती है। जो ये तरंगे प्रक्रिया दर्शाती हैं उस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, पराबैंगनी और दृश्य स्पेक्ट्रमस्कोपी कहते हैं। यही एक क्रिया कहलाएगी। और इसके द्वारा क्या करते हैं, असंतृप्तता, संयुग्मन तथा एरोमेटिक नाभिक का पता लगाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक नाभिक होते हैं उनका पता लगाते हैं। अब 5 नंबर पर देखें तो 5 नंबर पर आती है अक्सरे किरण। अक्सरे किरण की बात करते हैं। ठीक है, अक्सरे किरण का उपयोग किसी अणु के आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण का अध्ययन करते हैं। इसमें अणु के आंतरिक कोशों में जो आंतरिक कोश होते हैं, एल कोश, एम कोश, एन कोश जो होते हैं, 3 कोश होते हैं मुख्यतः आंतरिक कोश। अक्स किरणों का उपयोग अणु की आंतरिक कोशों में इलेक्ट्रॉन संक्रमण, जैसे एक कक्षक से दूसरे कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है उसका अध्ययन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अक्स किरणों का उपयोग करते हैं, जिसे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। और इस विधि का उपयोग, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी विधि का उपयोग किस में किया जाता है, इस विधि का उपयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना में। नाम से देख लो आप, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टल नाम आ रहा है तो क्रिस्टल की संरचना में इसका अध्ययन किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन करने में इस विधि का उपयोग किया जाता है तथा रेडियो निदान में और विकिरण जो चिकित्सा में जो डॉक्टर है एक्सरे किरणों का उपयोग करते हैं। ठीक है, शरीर के आंतरिक हिस्सों का दृश्य क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किसका यूज करते हैं, एक्सरे विकिरणों का। अब जो 6 नंबर पर आती है वो आती है गामा विकिरण। गामा विकिरण क्या होती है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है और कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है, इसमें कौन सी तकनीक काम में ली जाती है, इसके बारे में हम देखेंगे। गामा विकिरणों का उपयोग विभिन्न नाभिकीय गुणों, जब आपको पता है कि जब एक नाभिकीय विखंडन होता है, ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन में पार्टिकल का अलग अलग हिस्सा तो होता ही है, उसी के साथ में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, अर्थात एनर्जी का निर्माण होता है जो किस में, फोटोन के रूप में निकलती है। ठीक है, जिन्हें फोटोन से जब टूटते हैं ना, फोटोन को गामा किरणें निकलती है और जो एनर्जी होता है ना वही गामा किरणों के रूप में निकलती है। ठीक है, गामा किरणों का उपयोग विभिन्न नाभिकीय गुणों जैसे तत्व, घनत्व, परमाणु संख्या, आकार आदि को ज्ञात करने में करते हैं। बात नाभिक की कर रहे थे तो नाभिक का आकार ज्ञात करेंगे इसी में, और गामा किरणों से नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, नाभिक के परमाणु संख्या ज्ञात करेंगे, उसका आकार कैसा, उसका घनत्व क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। किसके द्वारा, गामा किरणों के द्वारा। यह तकनीक कौन सी तकनीक कहलाती है जो गामा किरणों में काम में ली जाती है, मार्क बोर। क्या कहलाती है, मार्क बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाता है। गामा किरणों का उपयोग करने वाली तकनीक कौन सी कहलाती है, मार्क बोर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अब लास्ट हम बात करें अंतरिक्ष विकिरणें, जो ऊर्जा में तो सबसे पहले आती हैं, लेकिन जब हम तुलना करें या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन करें या डिस्क्राइब करें तो डिस्क्राइब के रूप में इसे सबसे लास्ट में ऐड किया जाता है। तो 7 नंबर पर जो विकिरण आती है हमारी अंतरिक्ष विकिरण आती है। अब हमने पीछे बात की थी जो आसमान में आईने के रीजन्स के कारण जो एनर्जीज रिलीज होती है उनके वहाँ पर जो विकिरण उत्पन्न होती है वो कौन सी विकिरण कहलाती है, अंतरिक्ष विकिरणें कहलाती है। अंतरिक्ष विकिरणों का उपयोग गैसों के अध्ययन में कर रही है। अब मैंने अभी बताया था वायुमंडल क्या पाई जाती हैं, वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं और गैसों की एनर्जी रिलीज होती है, और वहीं पर गैसों के बारे में अध्ययन करने के लिए किन विकिरणों का उपयोग होता है, अंतरिक्ष किरणों का उपयोग होता है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने स्पेक्ट्रम के बारे में टोटली डिस्कशन किया है। स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन, स्पेक्ट्रम चुंबकीय विकिरण के बारे में देखा और चुंबकीय विकिरण के जो ऊर्जाओं का क्रम है उसके बारे में डिस्कशन किया, और स्पेक्ट्रम जो विकिरण होते हैं उनका कितने प्रकार से बांटा गया है, टोटल 7 भागों में बांटा गया है। 7 को एक एक करके मैंने इस टॉपिक में आपको क्लियर किया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।